नमस्कार, बात इंडिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और बात इंडिया की में आज विषय कुछ और था, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की महत्वपूर्ण बातों पर। दरअसल देश में दो सिरे हमेशा से चलते हैं। एक है सियासी उठापटक, हम जानते हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष इनके बीच में कश्मकश चलती है, ज़रूरी भी है। भारतीय राजनीति में एक स्थायी सरकार, एक मजबूत नेतृत्व भी बड़ा आवश्यक है। 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री मोदी के, और इसी मौके पर वो भारत मंडपम में बात कर रहे थे। देश के लोगों से उन्होंने बात की, उनकी सरकार के तमाम साथी उनके साथ मौजूद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में उन्होंने मेड इन इंडिया, इस पर बड़ा जोर दिया है। आत्मनिर्भर भारत ये पहले से भी एक स्ट्रैटेजी रही। स्टार्टअप इंडिया पर भी काफ़ी बात की गई है। साथ ही साथ में हम अपने इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ये सभी जानते हैं कि इससे देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं और भविष्य में काफ़ी संभावनाएं भारत में दिखाई देती हैं। ये थोड़ा समझने जैसा विषय है, इसको समझते हैं। और आज जो पॉलिटिकल गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं, हम बात तो करने वाले थे तृणमूल कांग्रेस पर, लेकिन क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी ताज़ा खबर है तो इस पर बात करेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र तयाल जी, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मौमिता चक्रवर्ती, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रही हैं। और धुआंधार वक्ता नीरज राय मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। तो मैंने जो बातें कही हैं उस पर अभी इन लोगों की अलग अलग टिप्पणियां होंगी। सबसे पहले दयाल साहब, आप मुझे बताएं कि अभी जो भाषण हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें हमने देखा कि उन्होंने मेड इन इंडिया पर बड़ा जोर दिया है। हालांकि क्योंकि ये मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है, इस पर मैंने काफ़ी काम किया, पुस्तकें लिखी, स्टार्टअप्स के साथ काम किया, मुझे लगता है कि वो सपना अभी अधूरा है या उस पर वैसे काम नहीं हो पाया जैसे काम होना चाहिए था। वो एमएसएमई के स्तर पर, स्टार्टअप्स के स्तर पर हो या फिर बड़े प्रोडक्शन के लिहाज से भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस सपने को एक बार फिर पुरजोर तरीके से रखा है। हमारा विजन क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, वो थोड़ा आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, ऐसे है, पहली बात तो मोदी जी को आज के दिन की, जब उनका लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड बना है, उनको बहुत बहुत बधाई। और उसी के साथ देश को बधाई कि देश ने कैसा प्रधानमंत्री चुना और उसको बार बार मौका दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री डिलीवर कर रहा था। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि 2014 के बाद हमारी जो गति है वो बढ़ गई है, जो एग्जीक्यूशन है, जो पहले पॉलिसी पैरालिसिस हम देख रहे थे, उससे पहले हम सुन रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस है, देश में कुछ हो नहीं रहा, बहुत कुछ देश में हो रहा है। और जैसे स्टार्टअप्स की बात ही लें तो स्टार्टअप एक अजीब ही चीज ही थी, कोई खास भारत में इकोसिस्टम था ही नहीं। वो एक ऐसा बड़ा इकोसिस्टम, जब अब स्टार्टअप्स तो स्टार्टअप्स, जब हम अब जो मेगा स्टार्टअप्स और उनको यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं आप? यूनिकॉर्न्स, सॉरी द वर्ड आई वाज मिसिंग, जी, मैं समझ गया आपकी बात। कि यूनिकॉर्न्स की गिनती अब उनको गिनना मुश्किल हो गया, जो पहले शायद 1 2 3 मुश्किल से थे, यूनिकॉर्न्स को गिनना मुश्किल हो गया, इस गति से बढ़ रहा है। तो हर जहां पर भी, मैं एजुकेशन से भी जुड़ा हूं और खुद अपना स्टार्टअप भी है, तो उसमें मैं जहां पर भी जा रहा हूं तो कॉलेजेस में, हर जगह पर जो यूथ है उसके अंदर एक नई ज्वाला है, एक नया जोश है कि मेरा अपना स्टार्टअप होगा। तो वो इकोसिस्टम एक बुलंद हुआ है और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स। और दूसरी तरफ, स्टार्टअप सिर्फ कहने से स्टार्टअप नहीं होगा, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो हवा में स्टार्टअप नहीं बन जाएगा, सिर्फ कहने भर से स्टार्टअप नहीं होगा। जैसे मोदी जी ने अभी कहा कि एक विजन के साथ में, कि हम एक विजन के साथ में चल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिलीवर करना पड़ेगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है, और उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि नीचे से ग्रोथ हो रही है, बिकॉज जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो नीचे आ रही है, तो उसके बेस पे ग्रोथ हो रही है। और वही ग्रोथ जो है वो एक स्पाइरल बन रहा है,
जो आगे चल के देश को प्रोपेल जी, कर रहा मैं है। इसको कि थोड़ा आज और की डिटेल तारीख में आपसे डॉक्टर दयाल समझूंगा। मोमिता जी, मुझे आप बताएं कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसा काम कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं तो कुछ उदाहरण अगर आप रख पाएं तो वो अवश्य रखिएगा। आज मैं जानता हूं सारे पैनलिस्ट की तैयारी कुछ और थी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्टार्टअप्स की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे ये भी याद आता है कि कई एक्सपर्ट्स कहते थे कि अभी तेल की क्राइसिस हुई, हमारे पास तेल को इकट्ठा करने का या उसको अपने पास रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस पर भी काम करने की। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमेशा बात होती है। निश्चित तौर पर अगर हमारे यहाँ विमान बनेगा, उस विमान में यात्री चलेंगे, तो ये बड़े प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसे काम कर पा रहे हैं? मोमिता जी, अनम्यूट करिए। I'm so sorry. तो पहली बात तो यह है कि पिछले 12 साल से मोदी जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, इसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। ये हम युवा पीढ़ी क्या है ना कि बहुत प्रैक्टिकल है, तो हम जहां जहां जाते हैं बहुत से हम चीजें को उठाते हैं, वो लेकर सोचते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पिछले साल लास्ट ईयर मैं द्वारका गई थी। तो वहां पे गुजरात की राज्य में जो रास्ते हमने देखा, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, वो तो हम चौंक गए हैं। दूसरी मैं बताऊंगी, मैं बस 2 दिन पहले, मैं कल ही पौंडीचेरी से बेंगलुरु वापस आई। तो जाते वक्त मैंने देखा है कि जो चेन्नई जाने के लिए जो फ्लाईओवर, जो हाईवे तैयार बन रही है, ये भी पता नहीं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। और जो विरोधी लोग है ना, दुख की बात ये है, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, सरकार है, विरोध तो होने वाला है, ये तो निश्चित है। पर ये जो भारत के लिए काम किया जा रहा है, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि ये अभी जो मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, मैं बताना चाहूंगी कि इसके जरिए सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी एक बना दिया गया। और दूसरी बात, मैं आपको आंकड़े देकर बात करना चाहूंगी कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो शुरू किया था, उस समय हमारा जीडीपी 2014 के पहले कितना था और अभी कितना है, अगर हम वो देखते हैं। अब मुझे बस 1 मिनट समय दीजिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बदलाव क्यों आया है, क्योंकि जीडीपी हमारा जो था 2014 के पहले 15 से 16% के आसपास वो मतलब अटका हुआ था। पर अभी 25 तक अब देखिए, भारत लगभग $4 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी बन चुका है, जो कि 2014 के लगभग $2 मिलियन की इकोनॉमी था। और इसका मतलब तो यह है ना कि परसेंटेज लगभग सेम होने के बावजूद भी इकोनॉमी का साइज जो बढ़ने मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग की एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको और भी कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे चाइना की तरह जो मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये अभी भी हम नहीं बना पाए, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। और जो स्किल्ड लेबर, उसको भी और भी ज्यादा भारत के लिए सोचना पड़ेगा। पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हमने देखा, मैं आपको और भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे बंगाल में पिछले 34 साल लेफ्ट फ्रंट सरकार और उसके बाद 15 साल ममता सरकार। बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप जाएंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उधर एजुकेशन सिस्टम खराब है। तो अभी कुछ दिन हुआ, 1 महीना हुआ, भाजपा सरकार वहां पे आई है, तो वो आते वक्त बहुत सारे काम चालू कर दिया है। जैसे कि अभी कुछ कॉरिडोर भी वहां पे बन चुका है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो अभी वहां पे बहुत सारे ट्रेन भी मतलब लाया जा रहा है कि ट्रेन जो सिस्टम है, जैसे वंदे भारत लाया जा रहा है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग काम कर रहे हैं भाजपा से, ये तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो हम पश्चिम बंगाल लेकर जो लोग बात करते हैं, ये हम निश्चित है कि कुछ विद इन 5 इयर्स और विद इन 2 to 5 इयर्स बहुत सारे बदलाव बंगाल में भी दिखेगा। क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मुझे पूछा, तो ये बंगाल के बारे में जैसे आपने कुछ आंकड़े रखे, है। अब आप बंगाल पे ले आई तो स्वयं प्रकाश जी भी हैं ही, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन नीरज भाई, आपको पता ही है, आप भी बैठी हैं इनके साथ में, कई बार खूब पढ़ाई लिखाई करके बैठते हैं। तो नीरज भाई मुझे बताएं, कुछ आंकड़े रखे इसमें। देखिए 12 साल बनाम जो काम हुआ है उसको हम कंपेयर करते हैं। 12 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन 12 साल में जो काम हुआ है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, चाहे इकोसिस्टम स्टार्टअप का क्रिएट करने की डॉक्टर दयाल ने बात की। आप अपना पक्ष रखें, अपनी एनालिसिस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं पढ़ा लिखा पे नहीं, मैं अनुभव ही बताऊंगा प्रवीण भाई, या बहुत बेहतरीन अनुभव बताऊंगा। दयाल जी को भी सुना मैंने और मैडम को भी सुना। 12 साल पर्याप्त होता है। अगर देखा जाए तो 5 साल संभावनाओं में चलता है और अगला 5 साल जो होता है मजबूत स्थिति लाने के लिए।
सक्षम होता है, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो प्रोजेक्ट पहले से बना होता है, उस प्रोजेक्ट का संचालन उसको करना होता है। क्योंकि अगर देखा जाए इसमें, दयाल जी भी कह रहे थे कि स्टार्टअप, हम भी यूथ हैं, जब मोदी जी 14 में आए तो वोट हमने भी दिया था मोदी जी को, और स्टार्टअप की बात हुई थी। स्टार्टअप होगा यह सुनना बड़ा अच्छा लगता है और सोचना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टअप हुआ नहीं, इस पर बात होना चाहिए। यहाँ पर 12 सालों में यही देखने को मिला है कि परीक्षार्थी ही अपनी कॉपी जांचकर अपने को 100% मार्क्स दे देता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टार्टअप की बात करती, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं अपना 5 लाख रुपया लोन हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बैंक सिर्फ प्रोजेक्ट पे दे दे तो हमको ही दिलवा दिया जाए, मात्र 5 लाख, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूं। एमएसएमई पे 50 लाख टर्नओवर पे, 1 करोड़ टर्नओवर 50 लाख का लोन की बात चल रही है। जानते हैं बैंक क्या कहते हैं? बैंक ये कहते हैं कि मोदी जी केवल बोल देते हैं रिकवरी हमको करना है, आप कोलेट्रल के तौर पे दीजिए और कमर्शियल लैंड दीजिए, और देश के अंदर जितने किसान हैं उनके पास 10% को हटा दिया जाए प्रवीण भाई, तो कमर्शियल लैंड नहीं है। अब आइए, पुल बनने की बात हो रही है, याद होगा प्रवीण भाई कि बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में पुल गिरा, संजोग से हम बनारस में ही रहे उस दिन, लेकिन अब तक वहां पर वह पुल किस कंपनी ने बनाया आज तक नहीं पता चला है। क्यों नहीं पता चला भाई? एक मुद्रा लोन आया था, ये इन्हीं 2 पॉइंट को आप आगे बढ़ाइए नीरज भाई। एक सबमिशन दे रहा हूं मैं बस आपकी बात में, आप मैं वही उसी में बढ़ा रहा हूं। आप नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा एक छोटी सी बात सुन लीजिए। मेरा सबमिशन ये है, ये बात सही है, मैं क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ बड़ा क्लोजली काम कर चुका हूं, और एक नहीं बहुत सारे सैकड़ों हजारों तभी मैंने पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात सही है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10-12 बच्चे निकलते हैं हजारों बैठने के बाद में, ऐसे स्टार्टअप में भी जिनके पास अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम नजरअंदाज कर दें कि कोई स्टार्टअप चला ही नहीं इस देश में। यूनिकॉर्न जो बने वो सही कह रहे हैं डॉक्टर दयाल, और उनकी लिस्ट है लंबी। प्रवीण भाई रुकिए, नहीं रुकिए, मैं आंकड़ा आपने बोला है ना, मैं आंकड़ा की बात कर रहा हूं। अगर स्टार्टअप इतना सक्सेस रहा, सरकार इतनी रोजगार और नौकरी दी है, तब भी बेरोजगारी के पिछले 43 सालों में हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश क्यों बन के चल रहे हैं? ये बताइए हमको। अगर सबसे बढ़िया जा रहा है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि राज्य हेल्प करे, सिटी हेल्प करे, लेकिन स्मार्ट सिटी 100 बनाने की बात आई थी, कितने स्मार्ट सिटी बना? मतलब हर समय जनता ही त्याग करे। प्रधानमंत्री जी अपनी बोली बातों पे अमल नहीं करेंगे, लेकिन जनता हर जगह त्याग करे। भैया, प्रधानमंत्री त्याग के लिए बनाया गया है या अपनी सुविधा के लिए आपको बनाया गया है? यह भी तो बताने का काम करें। कितनी बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी दिया, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये बताया कि इसका इंप्लीमेंट जो हुआ इतना बेहतर। ठीक है, आपके कुछ सवाल मुझे ठीक है डॉक्टर दयाल, स्मार्ट सिटी को लेकर जो बातें कही गई थी वो चरितार्थ नहीं हो पाई। स्टार्टअप्स कुछ सक्सेस हुए लेकिन कुछ हुए हैं, अगर सारे नहीं हो पाएंगे, बड़ी तादाद में नहीं हो पाएंगे, यानी पास होने का पासिंग मार्क्स भी 60% 50% कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर इतनी तादाद में नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे माने कि वो इकोसिस्टम क्रिएट हो गया और वो जो वादे थे वो सारे पूरे हो गए? मैं दो छोर, दोनों एंड्स इस बात के लूंगा। पहली बात तो जो लोअर एंड इन्होंने लिया कि जी मेरे को लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन मेरे को कोई दिलवा दे, बैंक कैसा कहते हैं, तो उसका डेटा मैं देता हूं। 1.05 करोड़, तो मतलब 1 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन 17,800 करोड़ के दिए गए हैं। ठीक है, ये डेटा है। अब आप नहीं ले पाए तो आप देखिए अंदर। नहीं नीरज भाई बोलने दीजिए, सुनिए तो सही, सुनिए, पॉइंट नोट कर लीजिए ना, पॉइंट नोट कर लीजिए नीरज भाई, पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए डॉक्टर। मैं डेटा दे रहा हूं ना, अब आपको नहीं मिला मतलब झांकिए मुझे क्यों नहीं मिला। आप कह रहे अब 1 करोड़ लोगों को मिला। यही बात मैं कहा ना कि ये ऐसे परीक्षार्थी हैं कि अपनी कॉपी अपने ही जांच कर आप कहेंगे तो आप किस प्रकार के परीक्षार्थी हैं? आप कहेंगे कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। नीरज भाई सुनने का युवा नहीं हूँ, आप सुनने का संयम रखिए, मिलाऊंगा तभी संयम रखिए नीरज भाई, ये क्या मतलब का संयम रखिए, करते हैं? सुनने का संयम रखिए। अरे सुन तो लो नीरज भाई, नीरज भाई सुन तो लो उनको, डॉक्टर दयाल को। अरे डॉक्टर दयाल सौम्यता से बोलते, सुन तो लो, आप बात ही नहीं सुन पाओगे। आप सौम्यता से ही बोल रहा हूँ क्या मैं? अरे आप मतलब थोड़ा प्रोजेक्शन ज्यादा है आपकी आवाज का, ये कह रहा हूं मैं तो भाई। आप बोल रहे थे, मैं तो बोल लूंगा आपके साथ। डॉक्टर दयाल को सुन तो लो, उनकी आवाज ही नहीं आ पाएगी हमें। सुनिए तेज है तो मेरी गलती क्या है? भाई सुनो तो सही यार।
आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। आपने मेरे से तो डेटा आप दिलवा मांगा, मैं दीजिए आपको ना। पब्लिश डेटा दे रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं अरे कि भैया, मैं फेल हो गया, वही तो इसका मैं बोल मतलब रहा हूँ स्कूल खराब कि था। क्या मेरी आप बातों फेल को हो गए, आप नहीं जवाब पढ़े दे रहे आप। हैं? क्या मैं देश का युवा नहीं हूँ दयाल जी? आप क्या देश मैं के देश युवा का युवा हैं, आप हूँ नहीं कि पढ़े तो मेरी आप बातों फेल पे हो गए। आपको भरोसा इसके नहीं लिए है? स्कूल मेरी बातों जिम्मेदार पे नहीं मेरी है। बातों पे एक आपको भरोसा नहीं है? मैं 2014 से लगा प्रवीण हुआ भाई, हूँ, अगर तो नहीं हमने मिला। एक दूसरे के 14 ऊपर ही से। चिल्लाना अरे है तो नीरज कोई फायदा भाई, नहीं है नीरज डिबेट भाई का। देखिए, मैं चाहता हूं कि एक जवाब भी आए। सीनियर प्रवक्ता जवाब है गलत पार्टी आ की। रहा है ना, तो आपने एक मैं सवाल देखिए, रखा। प्रवीण भाई गलत है। अब नहीं नहीं, प्रवीण भाई देखो, मैं गलत एक है। गलत बात है, ये गलत कि डाटा हमें है सिर्फ ना, सवाल डाटा पूछना है। गलत है। हमें सिर्फ सवाल पूछना है, हमें जवाब नहीं सुनना, ये गलत परिपाटी है। डॉक्टर दयाल नहीं, को गलत बोलने है तो ना। दीजिए। आप मतलब पॉइंट नोट जवाब, करिए, मतलब आप पॉइंट जवाब नोट मेरी, करिएगा, आप पॉइंट नोट करिएगा। वो उनका जवाब जब आ जाए काउंटर करिएगा उसको। बोलिए डॉक्टर दयाल। हाँ जी, तो मैंने कहा था मैं दोनों एंड्स आपको बताऊंगा। जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे 1 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन दिए गए और उसमें 17,800 करोड़ रुपए के लोन दिए गए, छोटे लोन नहीं है। और इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसने पहले 10,000 रुपए का लोन लिया, फिर उसको अपग्रेड हो गया क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्रेडिट वर्दीनेस बनी, फिर वो 15 पे गया, फिर वो 25 पे गया, और फिर वो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम में आया। तो ये लोग लाखों लखपति दीदियां बन गई हैं देश में। ये लोअर एंड है। अब ये दूसरी बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, तो मैं अपर एंड की बात करता हूं कि जी बने होंगे 2 4 6, 132 यूनिकॉर्न बने हैं। नीरज भाई, यूनिकॉर्न $1 बिलियन वर्थ होती है। 132 बिलियन की बात कर रहे हैं हम, जो स्टार्टअप्स में क्रिएट हुआ। तो दोनों एंड मैंने आपको कवर कर दिए। अगर अब हम बात करते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हुआ, तो मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल, 2014 में डिजिटल पेमेंट किसी को पता नहीं थी। चिदम्बरम जी कहते थे ये हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में 18 बिलियन पर मंथ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और आपका सब्जी वाला भी आपसे ये कह रहा है बहन जी जीपे कर दो। ये है पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट्स की एयरपोर्ट 74 थे, 160 हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना डेटा कहोगे मैं दे दूंगा। और ठीक। जो अभी थोड़ी देर पहले व्योमिका जी ने कहा कि हम सड़क पे उतरते हैं, हमें दिखता है कि भारत की सड़कें कैसी हो गई हैं। जहां हम 8 घंटे में पहुंचते थे, वहां हम 4 घंटे ठीक है में डॉक्टर पहुंच रहे हैं दयाल, आज ये की तारीख में। ये बातें हम थोड़ा और डिटेल में भी करेंगे, लेकिन एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा कि 2014 में जो हमने इनहेरिट किया था, एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी, और आज हम टॉप 5 इकोनॉमी हैं। अगर अभी भी ठीक कोई है। नहीं देखना चाहते, आज क्योंकि तो समय उसको थोड़ा कोई नहीं सीमित दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी का भाषण लंबा चला है। स्वयं प्रकाश जी, आपने अभी सुना भी, मौमिता जी को भी सुना, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है। डबल इंजन की सरकार बीजेपी ने हर जगह कहा है, और पश्चिम बंगाल की जनता को भी शायद ये बात जमी कि हो सकता है कि हम, और नाराज़गी तो थी ही, नाराज़गी हमने नतीजों में देखी भी है। तो कुल मिलाकर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए तो जनता खुश होती है। आप शायद है नहीं मेरे साथ स्वयं प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मुझे लगता है स्वयं प्रकाश जी है नहीं हमारे साथ। नीरज भाई, अभी आपके कुछ सवाल थे, उनका जवाब दिया। ये बात सही है कि सबको नहीं मिलता, लेकिन किसी को नहीं मिला ये कह देना भी ये गलत बात होगी। इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं किसी को नहीं मिला, आंकड़ा आपने बताया। मैं कह रहा हूं कि 2014 से ही मैं एलिजिबल हूं, हमको क्यों नहीं मिला? या युवा वही लोग हैं जो आंकड़ा मैंने शुरू में बोला था। आइडिया, आपका आइडिया क्या है? उस आइडिया को कितना परफॉर्म किया है? क्या आपने कुछ बनाकर रखा है बैंक के सामने या उन लोगों के सामने जो आपको फंड करें? बिल्कुल रखा है। तो हो सकता है वो जम ना रहा हो, या उनको उसमें उतनी संभावनाएं ना लग रही हो। ऐसी नहीं है भाई। तो ये तो आप अपनी कॉपी लिखकर खुद चेक कर रहे हैं। ये तो आप अपनी कॉपी लिखकर जो आप कह रहे थे खुद चेक कर रहे हैं। नहीं, फिर अब हमको आप भड़का रहे हैं। अरे मैं गुस्सा मत होइए भाई, आप भड़किए मत। विगत 12 सालों से मोदी जी अपनी कॉपी जांचते हैं, कभी मीडिया के सामने। फिर देखिए, ये जेनरिक कमेंट हो गया। हम तो, आपने अपना उदाहरण रखा तो हम आपकी बात कर रहे थे। मुझे पता है कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। सुन लीजिए, अगर मैं आपके नेशनल चैनल पे ऑन एयर पे बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं एलिजिबल व्यक्ति होऊंगा, तभी इस बात को रख रहा हूं। हवाई बात नहीं रख रहा हूं। 99% लोग पास हो गए और आप फेल हो गए, तो स्कूल तो मैं वही खराब कह रहा नहीं हूं हुआ। मैं वही कह रहा हूं आपको कि पढ़ना चाहिए आपकी था। योजनाओं का, या आपने आपकी पढ़ाई नहीं योजनाओं करी। का जो है ना,
थोथा चना है, थोथा चना आपने बाजे पढ़ाई चना नहीं या करी। योजनाओं का या जो है 12,800 भंडार फूट रहा करोड़ है। ठीक है, थोथा मैं चना अब कुछ नहीं एक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोमिता जी, ये जो अभी नीरज जी ने बात कही ना, नीरज जी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, वो बात ये है कि आपने वादा बड़ा किया, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी, उसका जैसे विमान हम खुद बनाएंगे, तो वो एक फिजिबिलिटी दिखनी भी चाहिए कि हाँ हम विमान बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ ये बात सही है, डिफेंस सेक्टर में हमने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए और मजबूत कदम बढ़ाए। दुनिया के कई लोगों ने हमारे हथियारों को पसंद किया है, हमारी हथियारों की लेकिन हम सिविल में भी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऐसा करें जो बोला जा रहा है वो दिखाई भी दे कि हाँ ये देश में हर जगह हो गया, सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें ना रखनी पड़े हमको। फिर अनम्यूट करिए। मैं दो पहलू में इसकी जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो मैं डिफेंस लेकर जो कहना चाहूंगी वो कि देखिए, अभी क्या है कि डिफेंस में जो डिफेंस प्रोडक्शन, अगर आप 2014 में देखेंगे तो इट वाज 46,000 करोड़। अगर 2025 में आप देखेंगे तो वो 1.5 लाख करोड़। ठीक है, तो फिर अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 2014 के पहले वो अप्रॉक्स 686 करोड़ में थे, और 2024-25 में वो 23,000 करोड़ में चला गया। और इंडिया भी क्या एक्सपोर्ट कर रहा है भाई साहब, को जरा बताना चाहूंगी। ब्रह्मोस मिसाइल, फिर HAL जो तेजस रिलेटेड जो सिस्टम है, फिर आर्टिलरी, फिर बहुत सारे रेडर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट होता है। तो अभी मैं और भी एक बात हो रही थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि स्टार्टअप लेकर जरा मैं ये जानना चाहूंगी कि 2014 के पहले जो IIM IIT से निकलते हुए स्टूडेंट कहाँ जाते थे? वो बाहर भाग देते, क्योंकि हमारे देश में रिसर्च करने का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक से कोई एनवायरनमेंट नहीं था। और अभी 2014 से जब से मोदी सरकार आई है देश में, इनका चल रही है, तब से क्या हुआ है, मैं कुछ नाम कह के डेटा देकर बताना चाहूंगी। सचिन बंसल और विनय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विनय बंसल भारत में फ्लिपकार्ट लेकर आए। फिर भाविश अग्रवाल ने क्या किया, भारत में ओला लेकर आए। फिर दीपेंद्र गोयल, इन्होंने क्या किया, जोमेटो। तो 2014 के पहले जो IIT IIM के स्टूडेंट्स निकलते थे, उन्होंने भारत के लिए क्या किया भैया? उन्होंने तो भारत के लिए कुछ किया ही नहीं। IIM IIT से निकल के भाग जाते थे कि हमको बहुत बड़े सैलरी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। भारत के लिए सोचना। मैं इस बात की तस्दीक करता हूं क्योंकि मैं ऐसे कई IITians को जानता हूं। उनमें डॉक्टर शैलेश खरकवाल हैं, सिंगापुर के साइंटिस्ट रहे, वाटर साइंटिस्ट, वहाँ काम करते हैं, लेकिन वो इंडिया में आए, उन्होंने बोला नहीं अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ संभावना है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप यहाँ पर शुरू किया है H2O मंत्रा करके। और इसी तरीके से कई और चेहरे, कुछ नाम आपने लिए, ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त। ये बात सही है नीरज भाई कि IIT IIM से निकलने के बाद में युवाओं के पास में कोई ऑप्शन भारत में नहीं होता था, पहले नहीं था। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उन्हें एक अवसर दिया। कई युवा बाहर भी आ रहे हैं, मेरे पास ऐसे भी रजत मिश्रा हैं, ऐसे कई लोग हैं जो वापस आए, और आने के बाद में उन्होंने बड़ा शानदार काम भारत में करना शुरू किया है। 14 से पहले जितना पूंजीपति, जितना व्यापारी बाहर नहीं होता, वो बाहर नहीं गए थे, वो 14 के बाद सबसे ज्यादा बाहर चले गए, जाके विदेश में रहने लगे। Am I audible? हाँ, you are audible, but this was नीरज राय's turn, तो वो भूल रहे थे अपनी बात। बस एक छोटा सा आखिरी नहीं, मेरा समय तो समाप्त हो चुका। नीरज जी गुस्सा हो जाएंगे, वो भड़कते बहुत जल्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता देंगे। अब बोल दीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए नीरज जी, आपका कमेंट। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, केवल ये बताया गया कि यहाँ पर आया गया डाटा। अगर मैं भी इस पे पेश करना चाहूँ तो लंबी फहरिस्त पड़ी है कि कितने यहाँ से व्यवसायी जाके बाहर के देशों में सेट हो गए। मोदी जी जब आए ना, तो एक नौ बोलने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मोदी जी को 70% युवाओं ने, हमने भी वोट दिया था, इस उम्मीद में दिया था कि भारत विश्व गुरु हो जाएगा। सब गॉट इट नीरज जी, मैं आपकी बात समझ गया कहाँ जा रही है, लेकिन देखिए दोनों ही चीजों को, इसको बैलेंस तरीके से रखें। ये बात सही है कि संभावनाओं के दरवाजे खुले, ये बात सही है कि कई लोगों ने सक्सेस हासिल की, लेकिन ये बात भी सही है कि संभावनाएं अब भी बरकरार हैं। ऐसा नहीं कि 12 साल में सब कुछ हो गया है। अभी उतनी ही बरकरार है जितना मोदी जी बोलेंगे। 18-19 के समय में RTI पे रोक लगा दिया गया। इस सरकार से इस पे करेंगे ना बात, इस पे कल बात कर लेंगे, परसों। आज हम किसी और विषय पे बात कर रहे थे। वो विषय जो है वो यहां निकल कर आया है कि मैं इसको ऐसे समराइज कर सकता हूं इस पैनल पर ही बात के बाद कि हाँ, संभावनाएं तो बनी हैं।
लेकिन और बेहतर बनने की आवश्यकता आज भी बरकरार है, इससे इनकार नहीं कर सकते। इसी बात के साथ में इसको यहां समाप्त करते हैं। नीरज जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर तयाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मौमिता जी आपका धन्यवाद, आपने आंकड़े रखे, जानकारियां दी। बात इंडिया की में आज हमने बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट कि हम अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं। मेड इन इंडिया ये एक हमारा बहुत बड़ा सपना रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया को लेकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात हो, संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है, जेन जी को इसका जवाब चाहिए। अगर हम उन्हें स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करते हैं और ऐसे सफल चेहरे हमारे सामने होते तो निश्चित ही देश की तस्वीर बदल सकती है। ये होना चाहिए जल्दी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद।